ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल डिस्कस कर रहे थे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आगे देखना रह गए थे। यस, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे हमारे पास प्रोटोटाइपिंग के। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने सिस्टम का एक वर्किंग मॉडल मीन चलता हुआ सिस्टम पे काम नहीं कर रहे होते, बट ये हम दिखा सकते हैं कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा। सो इससे आपके सिस्टम की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, फंक्शनैलिटी और फीचर्स और ज़्यादा क्लियर होंगे जब आप उसका एक डेमो वर्जन देखेंगे। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच एर्लियर, जो भी रिक्वायरमेंट्स में जो एरर्स होंगे वो आप एर्लियर फेज से ही आप डिटरमाइन कर लेंगे कि ये फीचर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप चीज़ें स्टार्ट में ही अपडेट और चेंजेस कर सकते हैं। क्विकर यूजर फीडबैक इज अवेलेबल, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो बेटर सॉल्यूशंस भी जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से और रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली क्लियर और फिक्स जो है वो गैदर होंगी, क्योंकि यूजर आपको साथ साथ फीडबैक भी दे रहा है। तो वो जो मेन जो डिसएडवांटेज था वाटरफॉल मॉडल का, वो आप वाटरफॉल मॉडल विद प्रोटोटाइपिंग यूज करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, जब एक सिस्टम फ्लो में चल रहा होगा उसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग होगी तो वो उस फ्लो में आप उसको कैटर कर सकते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है, और आप उसको अपनी फिर फंक्शनैलिटी फीचर्स वगैरह ऐड ऑन करके डिज़ाइन को अपडेट कर सकते हैं। तो रीवर्क वाले उससे आप बच सकते हैं। Confusion or difficult functions can be identified. Requirements validation, quick implementation of incomplete but functional application. Application तो जाहिर सी बात है स्टार्ट में इनकम्प्लीट होगी, इनकम्प्लीट ही होगी, लेकिन जो है हमारे पास फंक्शनल एप्लीकेशन एक वर्केबल होगी, वर्केबल कंडीशन में होगी, जिसको देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा। तो बेसिकली ये एक डेमो दे रहा होगा आपके सिस्टम को कि जो एप्लीकेशन आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो किस तरीके से वर्क करेगी। ड्रॉबैक्स इसके क्या है, रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस ओइंग टू मच डिपेंडेंसी ऑन द प्रोटोटाइपिंग। अब आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि हम प्रोटोटाइपिंग टूल तो यूज कर रहे हैं, सो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस पे इतना ज्यादा फोकस ना करें, हमारा मेन फोकस और डिपेंडेंसी प्रोटोटाइपिंग पे ही होगी। यूजर में गेट कंफ्यूज इन द प्रोटोटाइप एंड एक्चुअल सिस्टम, ठीक है, यूजर के बीच में भी कंफ्यूजन होगी कि प्रोटोटाइपिंग तो ऐसे वर्क कर रही थी, एक्चुअल सिस्टम भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोटोटाइपिंग इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम, उसमें आप ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एड ऑन और कुछ गोल्ड प्लेटिंग वगैरह भी शो करें, और एक्चुअल सिस्टम में इतना टाइम ना बचे कि आप वो सब चीजें भी एड ऑन करें जो आपने डेमो में दिखाई थी। तो यूजर वहीं आगे स्टक हो जाएगा कि आपने प्रोटोटाइपिंग में तो ये चीज दिखाई थी, एक्चुअल सिस्टम में ये काम नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। This methodology may increase the complexity of the system as the scope of the system may expand beyond original plans. ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं क्योंकि सिस्टम का स्कोप चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है स्कोप, क्योंकि आपने इनिशियल रिक्वायरमेंट कुछ और ली थी, अब आप जब डेमो दे रहे हैं कस्टमर को, अब कस्टमर कह रहे हैं इसमें ये चीज भी ऐड हो, ये फीचर भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो जो ओरिजिनल स्कोप था जिसमें कमिटमेंट हुई थी वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, और ओरिजिनल प्लान्स आपके कुछ और थे और आपके कस्टमर ने और ज्यादा इतनी ज्यादा सजेशंस दी, रिकमेंडेशंस दी कि जो एक्चुअल स्कोप था उससे ज्यादा आपका सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। Developers may try to reuse the existing prototypes to build the actual system even when it is not technically feasible. ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने टू टाइप्स देखी प्रोटोटाइपिंग की, थ्रो अवे एंड एवोल्यूशनरी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोटोटाइप बनी इस माइंड से हो कि हम इसको ये थ्रो अवे बनाने के बाद डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज इट्स टेक्निकली नॉट फीजिबल टू enhance the current prototype into the actual system. बट डेवलपर्स क्या कह रहे हैं कि जो है ना, वो कहें कि नहीं अब प्रोटोटाइपिंग तो बनी है, किसी ना किसी तरीके से इसको हम एक्चुअल सिस्टम भी बना देते हैं इसी इंटरफेस पे काम करके, जो कि टेक्निकली फीजिबल नहीं है, तो वो आगे जाके बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। The effort investment in building prototypes may be too much if it is not monitored properly. इसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लग सकते हैं, अगर आपने प्रॉपरली मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग नहीं की तो बहुत ज्यादा टाइम आपका प्रोटोटाइपिंग इवेल्युएशन और वो जो हमने साइकिल देखी थी उसी साइकिल वाले प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो सकता है। जी, प्रोटोटाइपिंग मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? ताकि स्लाइड कब अपलोड करेंगे? ये स्लाइड मैं अपलोड कर चुकी हूँ अभी ब्रेक में।
तमाम जो मैम रिकॉर्डेड लेक्चर लिंक के लिंक्स, लेक्चर्स, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ LMS पे। नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 वो भी अपलोड हो चुका है आपके LMS में। Okay, now we are going to start the new model which is incremental और iterative model। अभी जो हमने दो मॉडल डिस्कस किए वाटरफॉल और प्रोटोटाइप, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को एज अ होल लेके चल रहा है, जिसमें हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फिक्स होनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप छोटा है, छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, सो यू कैन यूज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। बट वट इफ वी हैव अ ह्यूज प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, प्रोजेक्ट का साइज बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अगर आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे इवन विद प्रोटोटाइप एज वेल, फिर भी बार बार रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेंगी, बार बार आप प्रोटोटाइप अपडेट करते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक एफर्ट हो आपके लगेंगे। तो इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल क्या कह रहे हैं कि हम पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ डेवलप करने के बजाय हम प्रोजेक्ट को कुछ पोर्शंस में, चंक्स में ब्रेक कर दें। ठीक है, क्लास स्टार्ट से ही जो है वो फोकस रखिएगा इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल में कि इसका मेन फोकस क्या है। हम अभी तक जो मॉडल हमने पढ़ा वो उसका फोकस ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ होल प्रोजेक्ट एट अ टाइम, पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट एक साथ हम कर रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स एक साथ ले रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, एनालिसिस, डिजाइन, तो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट को साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें आगे जाके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं अगर प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, अगर उसके फीचर्स बहुत ज्यादा हैं या उसके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। इंक्रीमेंटल या आइटरेटिव मॉडल हमें ये कह रहा है कि हम पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ यूटिलाइज करके डेवलप करने से बेहतर है कि हम अपने प्रोजेक्ट को चंक्स में, मॉड्यूल्स में, फीचर्स में ब्रेक करें और हर आइट्रेशन में हम एक फीचर कंप्लीट करके कस्टमर के हैंड ओवर कर दें। इससे ये होगा कि फीचर बाय फीचर और टाइम टू टाइम लैग नहीं रहेगा, सब एज अ टीम काम कर रहे होंगे एक इंक्रीमेंट में, एक फीचर या दो फीचर जो आपने उस इंक्रीमेंट में रखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। मीन्स उसमें आपके पास, जैसे पहले हम देखा था कि प्लानिंग वाले जब प्लानिंग कर रहे हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडर और टेस्टर सब बैठे हैं, यहाँ पे ऐसे जितना ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे हम पूरी टीम एक साथ एलोकेट करेंगे और उस टीम को हम एक फीचर दे देंगे। लेट सपोज के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का अटेंडेंस और क्विज वाला फीचर है, ये आपने 2 महीने में करना है, तो वो सब लोग मिलके एक साथ पूरे प्रोजेक्ट पे फोकस करने के बजाय ये दो फीचर्स की कंप्लीट रिक्वायरमेंट पे फोकस करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे अभी कोई कंसर्न नहीं होगा, वो चेंज हो रही है, आ रही है, नहीं आ रही, स्टैटिक है, डायनेमिक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस करंट आइट्रेशन में है हम, आइट्रेशन मींस एक साइकिल, इस साइकिल में हमने ये दो फीचर्स डेवलप करने हैं। आप इस साइकिल में इन्हीं दो फीचर्स की रिक्वायरमेंट लेंगे, इन्हीं दो फीचर्स से रिलेटेड कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट, डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कस्टमर को दिखा देंगे, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, फिर आप अपने सिस्टम से नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेंगे, उसको नेक्स्ट साइकिल में कंप्लीट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसी आइट्रेशन में आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इन द इंक्रीमेंटल मॉडल्स एज अपोज टू द वाटरफॉल मॉडल, ये आपकी क्या है, अपोजिट है वाटरफॉल मॉडल के। ठीक है, इसमें अभी डायग्राम्स वगैरह हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और फिर जो चीज मिस हो जाए वो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल क्या है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, इस वजह से हम अगर बार बार रिपीट पे रहे तो फिर आगे तो बढ़ ही नहीं सकेंगे ना। लेट मी कंप्लीट अ टॉपिक, देन फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी कोई क्यूरी है तो फिर उस स्पेसिफिक क्यूरी को हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। अब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक स्लाइड पूरी पढ़ा दूं और फिर उसके बाद उसको दोबारा से रिपीट करूं, तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन आइडिया है, उसको आप समझ लें, उसके बाद फिर आगे आने वाली स्लाइड्स में हम उसको फिर और डिटेल में देखेंगे। एक दफा मैं और रिपीट कर देती हूँ लेट कमर्स के लिए, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से मैंने अटेंडेंस का भी आपको बता दिया कि एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस में किसी स्टूडेंट को मीटिंग में नहीं करूंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अटेंडेंस किसी भी टाइम हो सकती है, तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट होगा उसी की अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, मैं 2 दफा नेम कॉल करूंगी एक स्टूडेंट का, वो उसी 2 दफा नेम कॉल करने के बिटवीन अपना नेम और स्टूडेंट आईडी चैट पे सेंड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट की 2-3 क्लासेस में तो मैंने इतना ज्यादा वो नहीं किया, लीनियंसी दिखाई है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से जो है वो, अच्छा जिन लोगों की लाइट जाने का इशू होगा, क्योंकि फिर ऐसे तो हम मॉनिटर नहीं कर सकते ना, जो नहीं होंगे क्लास में वो भी बाद में ये कंप्लेन करेंगे कि मिस हमारी लाइट चली गई, तो फिर हम उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं।
तो आपके पास वैसे भी 6 to 7 अटेंडेंस का वो होता है। अगर लाइट जाने की वजह से आपकी एक एब्सेंट मार्क हो भी गई है तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी आपकी लाइट चली जाए। ठीक है, तो ये चीजें प्लीज माइंड में रखिएगा। अच्छा, इंक्रीमेंटल मॉडल में हमारे पास क्या होता है? इंक्रीमेंटल मॉडल या आइटरेटिव मॉडल बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने के बाद बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में, फीचर्स में, फंक्शंस में ब्रेक कर देते हैं और हर साइकिल, जिसका टाइम हम यूजुअली 2 months to 4 months रखते हैं, हर साइकिल में हम उन्हीं फीचर्स पे फोकस करते हैं जो हमने उस साइकिल में चूज किए कि हम इस साइकिल में ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन एक साथ नहीं होती, बल्कि प्रोजेक्ट को टुकड़ों में तोड़ के वन बाय वन हम एक साइकिल में एक पीस उठाएंगे और उस पर काम करेंगे, फिर नेक्स्ट साइकिल पे नेक्स्ट पीस उठाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे। In the incremental models, as opposed to the waterfall model, the product is partitioned into smaller pieces. ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट है, उसको आप स्मॉलर पीसेस, जितना as much as possible स्मॉल पीस में आप ब्रेक कर सकते हैं, आप उसको ब्रेक करेंगे, which are then built and delivered to the client in increments at regular intervals. Regular interval पे आप कस्टमर को वो बना बना के फीचर्स एक ही प्रोजेक्ट के कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे होंगे। There are two fundamental approaches to the incremental development. ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल है। काम वही होगा, फेजेस वही होंगे जो हमने वाटरफॉल में किए, बट उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इंक्रीमेंटल मॉडल इन द फर्स्ट केस, जो आपके पास फर्स्ट केस है, इसमें क्या होगा? द रिक्वायरमेंट, specification and architecture for the whole product are completed before implementation of the various build commences. दो केसेस हो सकते हैं आपके पास इंक्रीमेंटल मॉडल में। फर्स्ट केस क्या कह रहा होगा कि हम पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक साथ ले लें, उसकी स्पेसिफिकेशन दें और डिजाइन क्रिएट कर लें पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ, एंड देन उसके बाद हम जो इम्प्लीमेंटेशन, जो कोड करें, वो पीसेस में करें। लेट्स से कुछ फीचर्स उठा लें जिसका डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट केस हमारा क्या फोकस कर रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन तक हम एक साथ ले आए, आफ्टर डिजाइन जो कोडिंग है वो हम आइट्रेशंस में या साइकिल में करें। जो सेकंड इसकी वर्जन है वो क्या कह रहा है? वंस द यूजर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन एलिसिटेड, जैसे यूजर ने रिक्वायरमेंट देना शुरू की, आप उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन करें जितनी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल गई हैं। मतलब आप पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट का वेट नहीं करें, जितनी रिक्वायरमेंट्स यूजर ने दे दी हैं उसकी बेसिस पे आप फर्स्ट बिल्ड जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें। When this has been completed, the specification team turns to the specification of the second build. जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स आई, लेट्स से उसने एक दो फीचर्स की रिक्वायरमेंट दी, आपने वो एक दो फीचर्स की रिक्वायरमेंट लेके वो फीचर्स कंप्लीट करके कस्टमर के हैंड ओवर कर दिए। फिर आपने उससे कहा कि अब सिस्टम की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स, नेक्स्ट फीचर की रिक्वायरमेंट दे। फिर जब उसने नेक्स्ट फीचर की रिक्वायरमेंट दी आपकी टीम ने, फिर वो नेक्स्ट फीचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बिल्ड जनरेट कर दी। Thus the various builds are constructed in पैरेलल, और इसमें बहुत सारी बिल्ड्स आप पैरेलल में भी चला सकते हैं। हो सकता है आपने एक प्रोजेक्ट को 2 या 3 टीम्स असाइन कर दी हो और आपने कहा कि जो जो रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं, टीम 1, टीम ए, टीम बी, टीम सी, वन बाय वन पैरेलल में वो रिक्वायरमेंट्स ले और उन मॉड्यूल्स पे काम करें ताकि हमारा काम और जल्दी हो जाए। मीन्स आप पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन और डिजाइन एक साथ करने के बजाय जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आप उनको टीम एलोकेट कर दें और वो टीम उन रिक्वायरमेंट्स पे काम स्टार्ट कर दें। लेट सपोज हमारे पास क्या है, बिल्ड 1 है। बिल्ड 1 की स्पेसिफिकेशन आई, आपने डिजाइन स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आई, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स का डिजाइन दिया, इम्प्लीमेंटेशन की और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। फिर नेक्स्ट बिल्ड आई, इसी तरह आपने एंड बिल्ड डिजाइन कर दिया और ये पैरेलल में भी वर्क कर सकती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकती है। हो सकता है कि इसी स्पेसिफिकेशन से कुछ रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट बिल्ड में भी आए। तो आपने साथ साथ पैरेलल पे आप काम कर रहे हैं। डिफरेंट टीम्स हैं और डिफरेंट टीम्स डिफरेंट साइकिल्स पे काम कर रही हैं। हर साइकिल में कुछ फीचर्स होंगे जो, अच्छा, एक फीचर जाहिर है जो एक साइकिल में होगा वो दूसरी साइकिल में नहीं होना चाहिए। लेट सपोज आपने कहा कि एक प्रोजेक्ट है जिसके 6 या 7 फीचर्स हैं, तो स्टार्ट के 2 फीचर्स आपने टीम ए को दे दिए, नेक्स्ट 2 फीचर्स टीम बी को दे दिया और नेक्स्ट 2 फीचर्स टीम सी को दे दिया। वो पैरेलल पे भी उस पर काम कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट केस है तो उसमें पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन और डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो कोडिंग होगी वो वन बाय वन आप फीचर बाय फीचर कर सकते हैं। अच्छा, ईच इंक्रीमेंट इज अ मिनी वाटरफॉल। एक चीज जो हमने माइंड में रखनी है कि हर इंक्रीमेंट, हर साइकिल या हर आइट्रेशन, हम इसको एक इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, एक आइट्रेशन भी कह सकते हैं और एक साइकिल भी कह सकते हैं।
हर इंक्रीमेंट इटसेल्फ एक मिनी वाटरफॉल है, मतलब हर साइकिल में हम काम वही कर रहे होंगे, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, बट टुकड़ों में कर रहे होंगे। पहले पहले पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ कर रहे थे, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को फीचर्स में ब्रेक किया। हमने कहा कि हम फीचर 1 आइट्रेशन 1 या इंक्रीमेंट 1 में कंप्लीट करेंगे। उस फीचर के लिए हम पहले प्लानिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोड टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लाइंट के हैंड ओवर कर दी। फिर नेक्स्ट फीचर ऑफ सिस्टम, उसकी प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन। तो हर आइट्रेशन इटसेल्फ एक मिनी वाटरफॉल है, लेकिन हम इसमें पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ डेवलप करने के बजाय मॉड्यूल्स में प्रोजेक्ट की डेवलप कर रहे हैं, और ये पैरेलल में भी हो सकता है, जिसमें कस्टमर से कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, कोलैबोरेशन ज्यादा होगी, और जल्द से जल्द आपको आउटपुट मिल रहे हैं। वाटरफॉल में टिल द लास्ट फेज, जब तक आप डेवलपमेंट टेस्टिंग में नहीं जाएंगे, कोई वर्किंग प्रोडक्ट नहीं होगी। यहाँ पे हर इंक्रीमेंट के एंड पे एक रनिंग सिस्टम मॉड्यूल होगा, जो चलता हुआ सिस्टम का फीचर होगा, और कस्टमर से कम्युनिकेशन भी होगी। और जो फर्स्ट ड्रॉबैक था हमारे पास वाटरफॉल का, वो क्या था कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स एक लेवल पे जाके हमें फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं हो रहा, अपफ्रंट रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, आप उनको फीचर्स में ब्रेक करें। हाँ, एक करंट फीचर पे आप जब काम कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा। मैम बेनिफिट, जैसे कि अगर हमें प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी चाहिए तो फिर इसमें नहीं है तो टाइम लगेगा इस मेथड में, इंक्रीमेंट में? क्यों अगर टाइम क्यों प्रोजेक्ट लगेगा? अगर आप सेकंड केस पे जाएंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग पे पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जा रही है, टीम मॉड्यूल्स में आप ब्रेक कर रहे हैं, और हर मॉड्यूल को टीम असाइन कर रहे हैं, वो टीम उस पर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रही है। एट द एंड जब सब टीम का वर्किंग डिलीवरेबल आ जाएगा, वो एक साथ आ जाएगा। अच्छा, दो केसेस देखे ना हमने, मैं एक तो ये देखा कि हम 1 बाय 1 करेंगे, दूसरा केस ये है कि पैरेलल में होगी। अगर आपके कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत जो है वो अर्ली बेसिस पे प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। मैम स्लाइड 22 में और 23 में क्या फर्क है इसमें? ये तो सेम ही उसमें है ना? सेम ही है, मैंने तो नहीं कहा कि कोई डिफरेंस है। दोनों स्लाइड्स, इसमें ये इसका तरीका बता रहा है कि हम बिल्ड 1 में ये सब काम करेंगे, और उसमें वो यही चीज को कह रहा है कि हर इंक्रीमेंट इटसेल्फ एक मिनी वाटरफॉल है। अगर आप ये फेजेस देखें, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन, ये सारे वाटरफॉल के ही फेजेस हैं। तो हम हर साइकिल में वाटरफॉल के फेजेस को ही ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे स्लाइड में भी वो यही कह रहे हैं कि ईच इंक्रीमेंट इज इटसेल्फ इज अ मिनी वाटरफॉल। हर इंक्रीमेंट मैम जो ऐसा है हो वो एक सकता है कि वाटरफॉल है। जी, मैम ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन जो है पैरेलल ना हो, डिजाइन पैरेलल आ जाए, ऐसा हो सकता पहले है? तो स्पेसिफिकेशन होगी, फिर डिजाइन होगा ना। तो जब इनकम्प्लीट अच्छा, स्पेसिफिकेशन के साथ डिजाइन कंप्लीट कैसे हो सकता है? पहले तो स्पेसिफिकेशन ठीक मैम है। कंप्लीट मैम एक होगी, फिर क्वेश्चन है। डिजाइन होगा। जी जी। मैम जैसे कि एक ही फीचर हम दे रहे हैं क्लाइंट को, हम्म। पहले हम पूरी जीयूआई बना के इसको एक फीचर देंगे, जैसे अटेंडेंस हो गई, हमने नहीं, तो अटेंडेंस दी इसमें क्या? अगर प्रोटोटाइपिंग इज नॉट मैंडेटरी, तो आप प्रोटोटाइपिंग पे काम नहीं करेंगे। इसमें प्रोटोटाइपिंग की ऐसे जितनी मैम यूजेज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आप साथ साथ कर रहे हैं ना, कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है, जी, मैं समझ गया। मैम इसमें क्वेश्चन ये है, अगर इंक्रीमेंटल में अगर यूजर हमें कोई प्रोजेक्ट देता है, वो प्रोजेक्ट हम जैसे अगर टाइम टू टाइम इसको बना के दे देते हैं, अगर यूजर की बाद में कोई रिक्वायरमेंट हो, उसमें फीचर ऐड कराना हो, तो ये प्रोजेक्ट हमें दोबारा बनाना पड़ेगा फिर? नहीं तो वो जैसे फीचर ऐड ऑन हो जाएगा ना एक नई इंक्रीमेंट में। अगर एग्जिस्टिंग नए फीचर में चेंज करना है, तो फिर वो मेंटेनेंस में जाएगा। मैम इससे फिर प्रोटोटाइपिंग मॉड्यूल अच्छा नहीं है, मतलब कि उसमें हम यूजर को हम बना के दिखा देते हैं स्ट्रक्चर, आप अगर वो इसमें भी उसमें प्रोटोटाइपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेट वाला जो फिनोमिना है वो नहीं होगा कि आपको वेट करना पड़े। यहाँ पे इतना वेट नहीं है, यहाँ पे टीम को काम मिलता जा रहा है, साथ साथ टीम्स काम कर रही हैं। वहां पे तो मैम ये वेट था जो ना। अभी मैम ये वो बैच का जो सवाल था कि अगर कोई भी फीचर ऐड करना है तो हमें, आप क्या कह रही हैं कि हमें एक नया, जैसे अभी 3 इंक्रीमेंट हमारे पास, ठीक तो है, अगर कुछ नया ऐड करना है तो हम उसमें इंक्रीमेंट 4 ऐड कर देंगे? देखो डिपेंड करता है। अगर तो आपने टोटली न्यू और डिफरेंट फीचर ऐड करना है, तो वो एक नई इंक्रीमेंट में जाएगा। ठीक है, एक इंक्रीमेंट 4 हो जाएगी। जो नया फीचर आपने ऐड करना है, उसी की रिक्वायरमेंट आप लेंगे, उसी की प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन करके एक नया इंक्रीमेंट 4 होगा, जिसमें आप नया फीचर
इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर इनमें से ही किसी एग्जिस्टिंग फीचर पे आपने, लेट सपोज आप कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट 2 पे जो चीज डिलीवर कर दी है हमने कस्टमर को, अब कस्टमर कह रहा है कि मुझे इस फीचर में कुछ और चेंजेस चाहिए, तो एग्जिस्टिंग फीचर में अगर कस्टमर कुछ चेंजेस कह रहा है तो फिर वो मेंटेनेंस में जाएगा। मेंटेनेंस के लिए फिर आपको कस्टमर से निगोशिएट करना पड़ेगा कि इसके लिए टाइम भी चेंज होगा, इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर इंक्रीमेंट में जब हम यहाँ पे लेट सपोज इंक्रीमेंट 2 पे जो फीचर आप बना रहे हैं, इस फीचर के इस फेज पे आते हुए आप कस्टमर से कमिट करेंगे कि प्लानिंग तक हमें सारी इस फीचर से रिलेटेड तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने फर्दर कोई चेंज करना है तो फिर वो आगे मेंटेनेंस में जाएगा और उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा टाइम और सब चीजें फिर डिफरेंट फिनोमिना होगा। तो यहाँ पे पहले कमिटमेंट होती है कि इस फीचर ठीक है में मैम, समझ गया। चेंजेस पॉसिबल नहीं है। आप रिक्वायरमेंट को एटलीस्ट इस इंक्रीमेंट के जो फीचर्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें जब हम इस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वंस आप रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, अप्रूव करेंगे, अब इसके लिए आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल अगर यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग मॉडल एनालिसिस फेज में यूज करते हुए रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें और इस पूरे फीचर को इम्प्लीमेंट करें। क्लियर हो गया? जी जी मैम, ठीक है। ठीक है, और कोई और क्वेश्चन? देखो, ये नहीं सोचो कि इजी क्या है, ये देखो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है। प्रोटोटाइपिंग अगेन वो पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, जबकि इंक्रीमेंटल में आप चंक्स में काम करें, जो रिक्वायरमेंट्स आई उन रिक्वायरमेंट्स को उस करंट फीचर के लिए फिक्स करा और उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। वहां पे वाटरफॉल में जब तक प्रोटोटाइपिंग तो सिर्फ एक डेमो है, जब तक पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा कस्टमर क्लाइंट के हैंड ओवर कुछ नहीं होगा। और प्रोटोटाइपिंग और हैंड ओवर करने में बहुत फर्क होगा। जो चीज आपने डेमो दिया है और एक्चुअल बनने के बाद सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसमें बहुत फर्क होगा। यहाँ पे तो आप साथ साथ कस्टमर को बना बना के देते जा रहे हो ना फीचर, वो साथ साथ यूज करता चला जा रहा है। सो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट एज वेल कि कौन सा प्रोसेस मॉडल बेस्ट सुटेबल होगा। ये नहीं देखो कि हमारे लिए क्या इजी है, प्रोटोटाइपिंग इजी तो है लेकिन प्रोटोटाइपिंग अलोन काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर आपको वाटरफॉल पे जाना पड़ेगा। वाटरफॉल के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर रहा है इंक्रीमेंटल मॉडल, क्योंकि पहले क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती थी, इस मॉडल में क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। थ्रू आउट आप रिक्वायरमेंट लेते जा रहे हैं, जिस करंट इंक्रीमेंट में काम कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर रहे हैं और फिर उस पर आप काम करके क्लाइंट को दे रहे हैं और क्लाइंट उसको यूज कर रहा है, फिर उसने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दी उसके लिए नेक्स्ट फीचर बना दिया। बेनिफिट्स ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट, इसके ये सारे जो डिसएडवांटेज थे वाटरफॉल के वो सारे यहाँ पे उसको जो है वो कंप्लीट कौन कर रहा है, आपका आइटरेटिव मॉडल। इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, अगर किसी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। ये सारे पॉइंट्स गिवन है, इनको एक एक दफा पढ़ लें। लेट मिटिगेशन ये ऐसी चीज की कोई एक रिस्क है, वो आपको स्टार्ट में पता नहीं चला, जो कि जिसका फैक्टर जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर वो हो गया तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत सेवियर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो रिस्क आपने स्टार्ट लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि वाटरफॉल पे आप रिस्क एनालिसिस यूजुअली कर नहीं रहे होते वाटरफॉल मॉडल या प्रोटोटाइपिंग में। सो ऐसा रिस्क जिसके होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और अगर वो हो गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, उस रिस्क को आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया और वो बहुत एंड में जाके आपको पता चला जब आप कोडिंग कर रहे हैं या जब आप टेस्टिंग फेस में टेस्टिंग करते हुए वो रिस्क आइडेंटिफाई हो गया कि ये रिस्क स्टार्ट से था लेकिन आपने उसको मिटिगेट नहीं किया। मिटिगेट मीन्स जब कोई चीज हमें पहले से पता चल जाती है तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि या तो वो अकर ना हो। वो रिस्क मैनेजमेंट की एक अपनी डिफरेंट पॉलिसीज होती है, एक RMM का प्रोसेस होता है, रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। रिस्क मिटिगेशन हमें क्या कहती है कि हम रिस्क को होने से रोकें। अगर हमें पता चल गया कि ये रिस्क है, जैसे मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज है पॉसिबिलिटी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको होने से रोकें।
और अगर नहीं रोक सकते तो फिर हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं कि अगर ये रिस्क हो जाता है तो हम उसको किस किस तरीके से उस पर क्या काम कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग क्या होती है, साथ साथ हम देखते जाएं कि कहीं वो रिस्क अकर तो नहीं हो रहा, उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ तो नहीं गई। तो लेट मिटिगेशन इज दैट कि जब आपको रिस्क देर से पता चलेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आप जो स्टेप्स लेंगे वो बहुत देर से लेंगे। जबकि यहाँ पे ऐसा होता है हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल में कि हमें अर्ली फेसेस में ही रिस्क पता चलते जाते हैं, क्योंकि हम पूरे प्रोजेक्ट पे रिलाय करने के बजाय हम फीचर बाय फीचर काम कर रहे हैं। तो जब हम एक करंट फीचर पे काम कर रहे होंगे तो उससे रिलेटेड सारे रिस्क हमें स्टार्ट में पता होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर हमें पहले से पता होगा तो हम उसके लिए काउंटर मेजर्स भी पहले से कर रहे होंगे कि ये रिस्क है और इसको सॉल्व हम इस तरीके से कोशिश ये करेंगे या करी ना हो, और अगर हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो प्लान बी क्या होगा, कंटिजेंसी प्लान क्या होगा। तो वो सारी चीजें आप साथ साथ बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रहे होते हैं। साथ साथ प्रोग्रेस भी आपके पास विजिबल होती है। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग फेज तक कोई वर्किंग प्रोडक्ट ही नहीं है, हर फीचर बना बना के क्लाइंट के हैंड ओवर कर रहे हैं, और साथ साथ विजिबिलिटी भी है। मतलब हर इंक्रीमेंट का एक वर्किंग प्रोडक्ट होता है। एयरली फीडबैक, जाहिर है अब जब आप एक चीज बना के एक फीचर बना के कस्टम क्लाइंट को दे रहे हैं तो उसका फीडबैक भी आपको स्टार्ट में मिल जाएगा। यूजर थ्रू आउट एंगेज रहेगा पूरे प्रोसेस में, एंड एडॉप्टेशन एज वेल। साथ साथ जो चेंजेस हैं, जो एक इंक्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इशू आया, तो आप कोशिश करेंगे कि ये इशू थे जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे जो है वो लर्न कर चुके होते हैं, और वो चीजें फिर आप नेक्स्ट आइटरेशन में कोशिश करते हैं कि दोबारा से रिपीट ना हो, जो कि लीडिंग टुवर्ड्स अ रिफाइंड सिस्टम दैट मोर क्लोजली मीट्स द रियल नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। आप ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जो आपके स्टेक होल्डर्स की एक्चुअल नीड या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर रहा होता है। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज होती है। द टीम इज नॉट ओवरवेल्म्ड बाय एनालिसिस पैरालिसिस और वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेप्स। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि टेस्टर बैठा है कि पहले एनालिसिस होगा फिर डिजाइन होगा। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट या एक साइकिल का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 2 वीक से 2 मंथ्स तक का होता है। तो अगर मैंने 2 हफ्ते के अंदर एक काम करना है तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, और इसमें ऐसे हम कोई रोल नहीं डिफाइन कर रहे होते कि ये डेवलपर है, ये टेस्टर है, सब मिलके काम कर रहे होते हैं। The learning within an iteration can be methodically used to improve the development process itself, iteration by iteration. अभी जो पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि करंट आइट्रेशन में जो आपकी लर्निंग होगी, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे या जो बैड एक्सपीरियंस होंगे, आप उसको नोट करेंगे, उनके रीजंस नोट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो बुरी चीजें हैं या जो इश्यूज आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो नेक्स्ट फीचर में ना आए। तो आप जैसे जैसे आइट्रेशन टू आइट्रेशन मूव करते चले जाते हैं, इम्प्रूवमेंट आती जाती है, और आपकी लर्निंग और ज्यादा इम्प्रूव और बेटर होती है। जी, यहाँ तक कोई सवाल? बेसिकली मॉड्यूल मेथड सारे वही हैं, फेजेस सारे वही हैं जो हमने एसडीएलसी के पढ़े हैं, बस उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है कि वहां पे सब चीजें एक साथ पूरे प्रोजेक्ट की हो रही थी, अब हम प्रोजेक्ट को ब्रेक करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल इज रेड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इट इज अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। ये जो हमने इंक्रीमेंटल मॉडल ऊपर पढ़ा है, इसी की टाइप है हमारे पास रेड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमारे पास यूजुअली क्या काम कर रही होती है, इसमें प्लानिंग कम से कम होती है, नाम से ही पता चल रहा है रैपिड। यहाँ पे हम 30 to 60 डेज के अंदर अंदर प्रोजेक्ट बना के कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे होते हैं। 30 to 90 डेज मीन्स 1 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम प्रोजेक्ट बना के कस्टमर क्लाइंट के हैंड ओवर कर रहे होते हैं। ठीक है, रेड में हमारे पास क्या होता है, रेड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई, हमने उस रिक्वायरमेंट को अगेन मॉड्यूल्स में ब्रेक किया, जैसे क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि ये इंक्रीमेंटल मॉडल की टाइप है, तो हमने इसको इंक्रीमेंट्स में यानी कि फीचर्स में ब्रेक किया, और हर फीचर एक एक टीम को असाइन कर दिया। वो जो हमने सेकंड केस पढ़ा था इंक्रीमेंटल मॉडल, वो ये रेड है, ये जो हमने पढ़ा था ना। वंस द यूजर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन एलिसिटेड, the specification of the first build are drawn up. इस यहाँ पे हम पैरेलल में काम कर सकते हैं। Thus the various builds are constructed in पैरेलल। हमारे पास प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट आई रेड में, हमने उस प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक किया, और हर मॉड्यूल एक टीम को असाइन कर दिया। अगर लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि 4 मॉड्यूल्स हैं इस प्रोजेक्ट के, तो मैंने 4 टीम्स को असाइन कर दिया। अब वो चारों टीम्स पैरेलल पे काम कर रही होंगी, और इसमें एक फैक्टर हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि क्या हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है जो उस मॉड्यूल से मिलता जुलता हो। हमने क्या इससे पहले कोई काम किया है, क्योंकि हम
लाइब्रेरीज और कंपोनेंट्स एग्जिस्टिंग रीयूजेबिलिटी, ये भी एक हम चीज पढ़ रहे होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन की बात कर रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हमने कोई एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया तो हम उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट फॉर सेम सिमिलर प्रोजेक्ट भी यूज कर सकें विद मिनिमम चेंजेस। मतलब मुझे री इन्वेंट द व्हील ना करना पड़े, जो चीज मैंने एक दफा बना दी उसी सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा मिनिमल कस्टमाइजेशन के साथ मैं किसी और सॉफ्टवेयर के साथ के लिए भी यूज कर सकती हूँ। It is a high-speed adaptation of the linear sequential model in which fully functional system in a very short period time, 2 to 3 months के अंदर अंदर हम एप्लीकेशन डिजाइन करके क्लाइंट को दे देते हैं। This model is only applicable in the projects where requirements are well understood, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस रिक्वायरमेंट को वेलकम नहीं कर रहे होते। ठीक है, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंटल मॉडल के लिए ये होती है कि आपका प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सके। अगर आपका प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक नहीं हो सकता तो आप कभी भी इंक्रीमेंटल मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो रेड हो, चाहे वो स्पाइरल हो, चाहे वो एजाइल हो। मेन लिमिटेशन इंक्रीमेंटल या एवोल्यूशनरी मॉडल के लिए ये है कि आपका प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सके। अगर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो फीचर्स में ब्रेक नहीं हो सकती तो उसके लिए आप कभी भी आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल मॉडल नहीं यूज कर सकते। पहली लिमिटेशन ये होगी। और रेड के लिए लिमिटेशन अगेन यही होगी कि प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सके। अगर ब्रेक नहीं हो सकता तो आप पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट को बहुत जल्दी फिक्स फाइनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स काम असाइन स्टार्ट कर देती हैं, तो अगर आप बार बार चेंजेस करने को कहेंगे तो वो फिर जो 2 to 3 month वाला जो टाइम स्पैन है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। A typical red life cycle is composed of requirement planning, requirement plan होगा, यूजर का डिजाइन होगा, रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर, जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, जो बिल्ड्स बनाई हैं, जो इंक्रीमेंट टीम ने दिए हैं, उनको आप एक कंप्लीट सिस्टम बना के क्लाइंट के हैंड ओवर कर दें। ये इसके जो है वो डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। रिक्वायरमेंट को आपने प्लान किया, रिक्वायरमेंट्स को फिक्स किया, फाइनलाइज किया। जब सारी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कंप्लीट हो गई, आपने उसका यूजर डिजाइन स्टेज किया, मींस आप डिजाइन कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हमने एनालिसिस किया रिक्वायरमेंट्स के, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करवाया, फिक्स करवाया, प्रायोरिटाइज करवाया। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स का हमने डिजाइन दिया और फिर हमने रैपिड कंस्ट्रक्शन स्टेज में अपने उस प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स को हमने आइट्रेशन में ब्रेक कर दिया। आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, यानी कि डिफरेंट टीम्स को असाइन कर दिया और वो डिफरेंट टीम्स पैरेलल में काम कर रही हैं। और हर आइट्रेशन के अंदर जो मॉड्यूल है उसका एनालिसिस भी होगा, डिजाइन। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हर आइट्रेशन इटसेल्फ एक मिनी वाटरफॉल है, तो काम वही वाटरफॉल वाला हो रहा है, लेकिन वाटरफॉल पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ करता है। ये हमने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करके काम कर रहे हैं और ये अलग अलग टीम्स हैं। आइट्रेशन 1 में जो टीम है वो इस आइट्रेशन के जो फीचर्स हैं उसी को एनालिसिस, डिजाइन, कोड और टेस्ट करेगी। आइट्रेशन 2 की जो टीम है उसमें आइट्रेशन 2 को जो फीचर असाइन हुए हैं, आइट्रेशन 2 की टीम उन्हीं फीचर्स के अगेंस्ट एनालिसिस, डिजाइन, कोड और टेस्टिंग करेगी, जिसका टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि अब काम डिवाइड हो गया ना। अब मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बनाना है, वो ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा, या मैं कहूँ कि मुझे अपने प्रोजेक्ट का एक फीचर बनाना है। तो अगर हम एक एक फीचर एक एक आइट्रेशन में डेवलप कर रहे हैं और हर आइट्रेशन में अलग अलग टीम्स हैं, सो इट्स नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, और हमारे पास ये पैरेलल में भी काम हो सकता है, और अगर आप चाहें कि पैरेलल में ना हो तो फिर वो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, फिर वो 2 to 3 मंथ में आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो ये सारा काम जब कंप्लीट हो गया फिर आप उसको ट्रांजिशन स्टेज पे आएंगे, मीन जो अलग अलग आइट्रेशंस का जो रिजल्ट आया था, हर आइट्रेशन का रिजल्ट कोई ना कोई वर्किंग प्रोडक्ट होगी, कोई ना कोई चलता हुआ सिस्टम होगा, सिस्टम का चलता हुआ मॉड्यूल होगा। आप इन तमाम आइट्रेशंस के, क्योंकि अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग टीम ने इसको जो है वो डेवलप किया है, तो आप उसको सबको एक साथ इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करने के बाद ट्रांजिशन स्टेज पे आ जाओगे। ये आपका ट्रांजिशन स्टेज है जिसमें आप पूरी एप्लीकेशन को एक साथ इंटीग्रेट करके क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते। सो दैट इज द रेड। अच्छा, यहाँ पे रैपिड कंस्ट्रक्शन स्टेज में हर आइट्रेशन में आपकी टीम ये भी देख रही होगी कि हमने जो फीचर बनाने हैं इस फीचर से मिलते जुलते क्या एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी लाइब्रेरी में। अगर हैं तो उसी को थोड़ा सा चेंज करके स्क्रैच से काम करना इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस
मॉडल। इसमें ये होता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग आपके पास कंपोनेंट है जिसको आप इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप उसको स्क्रैच से बनाने के बजाय वो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट यहाँ पे लाके कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आपका काम और जल्दी हो जाए और आपके पास रीयूजेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो भी आप अचीव कर सकें। अच्छा, अब वन बाय वन इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। रिक्वायरमेंट प्लानिंग टास्क, ये जो फर्स्ट टास्क है रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्टेज, इसमें क्या हो रहा है, यूजर्स, मैनेजर्स एंड आईटी स्टाफ एग्री अपॉन बिजनेस नीड्स, प्रोजेक्ट स्कोप एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इसी फेज के अंदर आपके यूजर्स, मैनेजर्स, आईटी स्टाफ, आपके डोमेन एक्सपर्ट, सब लोग मिलकर बैठ के बिजनेस नीड्स को समझेंगे। बिजनेस नीड ये होती है किसी सिस्टम की कि हम ये सिस्टम क्यों बना रहे हैं, हमारी क्या गोल्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मीट करने के लिए हम ये सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बिजनेस नीड को आइडेंटिफाई करेंगे कि नीड क्या है हमें ये काम करने की। जैसे अब ये पेंडेमिक सिचुएशन आई, तो इसमें अब जिन लोगों के पास आई गेस बहुत कम यूनिवर्सिटीज होंगी जिनका एलएमएस नहीं होगा, लेकिन जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन आई, इट वाज अ बिजनेस नीड इन ऑर्डर टू स्टे कॉम्पिटिटिव, हमारे पास एलएमएस हो, सारी चीजें ऑनलाइन हो, लेक्चर्स वगैरह अपलोड किस तरीके से होने, जिनके पास एलएमएस नहीं था उन्होंने भी डिजाइन किया और इस तरीके से कोशिश की कि ये चीजें इस तरीके से चल रही हों। तो दैट इज अ बिजनेस नीड। इन ऑर्डर टू स्टे इन मार्केट, जरूरी है कि हम भी इस तरीके की एप्लीकेशन डिजाइन करें और अपने कस्टमर्स को, यूजर्स को फैसिलिटेट करें। तो सबसे पहले आप बिजनेस नीड को आइडेंटिफाई करें कि ये हमारी बिजनेस नीड है और उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट के स्कोप हमने सेट किया है। स्कोप का मतलब बाउंड्री ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होंगी। अगर मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कोई बेतहाशा फीचर्स यूज हो सकते हैं। अब हमें अपनी बिजनेस नीड को माइंड में रखते हुए फीचर्स बताने हैं कि हम अभी फिलहाल कौन कौन से फीचर्स बना रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे। फिर आपने प्रोजेक्ट स्कोप फाइनलाइज किया और उसके अकॉर्डिंगली आपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बता दी कि हमारी ये फीचर्स हैं और इस फीचर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी। ऑब्टेन अप्रूवल टू कंटिन्यू, इन सब लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा आपको। जब सब अप्रूव करेंगे कि हाँ यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो फाइनल हैं, जब सब अप्रूव कर लेंगे तो फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट फेज पे क्या होगा, यूजर डिजाइन टास्क। यूजर डिजाइन टास्क में इंटरेक्ट विद यूजर्स, आप यूजर से इंटरेक्ट करेंगे। बिल्ड मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप्स, ये मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रोटोटाइप बनाना चाह रहे हैं तो प्रोटोटाइप आप कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे प्रोटोटाइप बना के आप यूजर से रिक्वायरमेंट्स कहें कि आप जो चीज बनाना चाह रहे हैं वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे मॉडल्स भी बन सकते हैं और प्रोटोटाइपिंग भी हो सकती है। कंडक्ट इंटेंसिव जेट ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशन, यहाँ पे ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सारे डोमेन एक्सपर्ट्स आपके क्लाइंट के साथ, क्लाइंट भी होता है, यूजर भी होता है, तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम बिजनेस एनालिस्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स बैठकर जो रिक्वायरमेंट्स मिली हैं, जो फाइनलाइज हुई हैं, उसको बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन डिजाइन होगी। कंस्ट्रक्शन टास्क में क्या होगा, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगी, कोडिंग होगी, यूनिट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग होगी। यानी कि ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन टास्क है जिसको हमने, ये कंस्ट्रक्शन टास्क जिसको हमने इंक्रीमेंट्स में ब्रेक किया है, हर इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे होंगे, हर इंक्रीमेंट में हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, जिसमें यूनिट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ क्लास भी आज समझाई थी। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है एंड सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है। ट्रांजिशन टास्क, ट्रांजिशन टास्क में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, जब सारी आइट्रेशंस इंक्रीमेंट्स के वर्किंग डिलीवरेबल आ गए, अब नेक्स्ट, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे।